बड़े दिनों बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय थारोड़। प्री का एग्ज़ाम जो है वो कुछ कयास लग रहे हैं कि कुछ ही दिनों में होने वाला है। अब वो समय आ गया है कि आप जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को गंभीरता से लें और परीक्षा की दृष्टि से अपने आप को तैयार रखें। आज हमारे सामने परीक्षा की दृष्टि से एक टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे निश्चित रूप से एक सवाल पूछा जाता है। आप में से बहुत लोगों को ये गलतफहमी होगी या फिर मुगालते में होंगे आप कि इकोनॉमी के जो भी कंसेप्ट वाला सेक्शन है वहाँ से सवाल कम आते हैं। दरअसल बात यह है कि आपको लगता नहीं है कि वो इकोनॉमी के सवाल नंबर वो होते हैं, बहुत ईजी से होते हैं। वहाँ पर आप 100% एक्यूरेसी के साथ आप पूरे सवालों को कर सकते हो। इकोनॉमी का जो सिलेबस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन भी रखते हैं तो उन सवालों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई। टमाटर की फोटो मैंने अभी यहाँ पर इसलिए लगाई है क्योंकि आजकल हाल फिलहाल में टमाटर काफी उछल रहा है, काफी छलांगे मार रहा है, बहुत टप्पे खा चुका है, 400 तक पहुंच गया था। अब वो पहुंच क्यों गया था उसके अपने रीजन है, लेकिन ये केस है महंगाई का, मुद्रास्फीति का। मुद्रास्फीति से कुछ सवाल किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस तस्वीर से, इस फोटो से आप यूं समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था में एक संतुलन बना हुआ होता है कि कुछ वस्तु कितने रुपए में आ रही है। अगर कल्पना कीजिए कि ये 4 टमाटर जो हैं वो आ रहे हैं 4 रुपए में। अगर मान लीजिए कि ये टमाटर 4 रुपए में नहीं आए तो फिर क्या हो, वो महंगाई की स्थिति है। 4 रुपए में अगर ये टमाटर 4 टमाटर नहीं आते हैं, 4 रुपए में अगर 3 टमाटर ही आते हैं तो वो महंगाई की स्थिति है। कहने का मतलब पैसे की किसी भी चीज को खरीदने की औकात में कमी होना मुद्रास्फीति कहलाता है, महंगाई कहलाता है। अगर पहले 4 रुपए में 4 टमाटर आ रहे थे, अब 4 रुपए में 4 टमाटर नहीं आ रहे, इट मींस कि पैसे की औकात जो है वो कम हो गई। अब ये होती क्यों है उसके ऊपर तो हम पहुंचेंगे। इस संतुलन को देखिए कि अगर मान लीजिए कि संतुलन को मैं बिगाड़ दूं कि इधर 1 टमाटर एक्स्ट्रा लगा दूं और रुपए उतने ही रहे, तो फिर यानी टमाटर ज्यादा हो गया, रुपए कम रहे। इस स्थिति में टमाटर सस्ता हो गया। अगर मान लीजिए यहां से टमाटर गायब कर दूं और मैं रुपए बढ़ा दूं, 1 बढ़ा दूं, चाहे 2 बढ़ा दूं, चाहे 3 बढ़ा दूं, इस स्थिति में क्या हुआ कि टमाटर उतने ही रहे लेकिन रुपए बहुत ज्यादा हो गए। तो यानी कि रुपए की वैल्यू कम हो गई, यहां पर टमाटर की वैल्यू उतनी, उससे एक तरह से कहीं ज्यादा बढ़ गई। टमाटर महंगा हो गया, रुपए बढ़ गए तो भी टमाटर महंगा हो गया। अगर दूसरी स्थिति में यूं देखूं कि इधर से टमाटर कम कर दूं, रुपए उतने ही है, 1 टमाटर में गायब कर दूं, 3 टमाटर और 4 रुपए, तो ऐसी स्थिति में टमाटर जो है तब वो भी महंगा हो गया। तो इस प्रकार से आप मुद्रास्फीति को समझ सकते हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होना भी मुद्रास्फीति कहलाता है, या फिर किसी वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होए कुछ टाइम तक, तो उसे भी मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परिभाषा देखिए, 2 तरीके से आप परिभाषा को समझ सकते हो कि किसी निश्चित समय के दौरान वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है, यानी महंगाई कहलाता है। ऐसे स्थिति में होता क्या है कि पैसे की खरीदने की औकात है, क्रय शक्ति है, वो कम हो जाती है। ये 2 प्रकार के कारणों से होती है। कारण क्या, कुछ लोगों ने बता दिया कि भाई एक तो मांग जनित कारण है कि एक तो मांग में कुछ चेंजेस आते हैं उसकी वजह से होना, एक लागत में कुछ चेंजेस आते हैं उसकी वजह से होना। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसे ज्यादा लोग खरीदने लग जाए तो सप्लाई तो उतनी ही है, पैसे लोगों के पास खूब है, और ज्यादा खरीदने लग गए और ज्यादा खरीदने लग गए तो उस वस्तु की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, उस वस्तु की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। कल्पना करो कि एक बार के लिए किसी जगह पर एक दुकान है, 4-5 दुकान है, वहां पर 10 किलो टमाटर पड़े हुए हैं, रोज 10 आदमी आते हैं और खरीद के ले जाते हैं, एक बैलेंस बना हुआ है कीमतों का। लेकिन टमाटर उतने ही हो और एक दिन 50 आदमी आ जाए तो टमाटर की सप्लाई कम होगी, तो इस स्थिति में क्या होगा कि उस टमाटर का भाव बढ़ जाएगा। मुद्रा आपूर्ति बढ़ने पर, मैंने जैसे आपको पिछले वाले उस डायग्राम से बताया कि अगर एक तरफ पैसा बढ़ा दिया जाए तो पैसे की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई और जबकि टमाटर की सप्लाई है वो उतनी है, तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ने पर वो चीज महंगी हो गई। उपभोग में वृद्धि, लोग ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करने लग जाएं, ज्यादा उपभोग करने लग जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि उनको सप्लाई जो है वो उतनी रहती है और सप्लाई कम होने की वजह से वापस चीजें महंगी हो जाती है। आय में वृद्धि, लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं तो उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ती है, और सप्लाई अगर उतनी रहे तो फिर यहां पर भी चीजें बढ़ेगी। फिर उसके बाद में अत्यधिक सरकारी खर्च, सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है, लोगों की जेबें भर रही है, दीनदयाल सूटकेस ले लो योजना के तहत, तब भी लोग खूब खर्च करे गए हैं।
ऐसी स्थिति, जनसंख्या वृद्धि, वस्तुओं की सप्लाई उतनी है, सर्विसेज उतनी अवेलेबल हैं, लोग ज्यादा हैं, लोग दिनों दिन रात चौगुने बढ़ रहे हैं, तो उतनी डिमांड और बढ़ती जाएगी। तो ये वाला कारण जो है कि मांग के कारण जो मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है। दूसरा कि लागत के कारण, यानी कि आपूर्ति जनित कारण भी इसको बोलते हैं, उत्पादन की लागतों में वृद्धि। अगर मान लीजिए कॉस्ट ही बढ़ जाए किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन की, तो वो वस्तु या सेवा अपने आप महंगी हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, बाहर से जहां कहीं से भी कोई चीज आ रही है, अगर वो पहले से ही महंगी मिल रही है तो यहां पर ऑटोमेटिकली वो महंगी होगी। फिर बाद में जमाखोरी या कालाबाजारी, अगर मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई वस्तु की निश्चित आपूर्ति है, अब वो आपूर्ति ठप हो जाए, कैसे, लोग जमा करने लग जाएं, बाहर ही नहीं लेके आए, तो यानी कि वस्तु की उपलब्धता कम हो जाएगी। जैसे उस टमाटर के एग्जाम्पल से आप ले लीजिए कि लोगों के पास टमाटर खूब उत्पादन हो रहा है, लेकिन किसान जो अपने घर पे ही रख दे टमाटर को, टमाटर तो हो रहा है, वो एक तरह से अपने घर पे ही जमा कर ले, आपूर्ति उपभोक्ता तक नहीं हुई तो भाव बढ़ जाएंगे। वैसे बीच में अगर कोई व्यापारी रोक ले तो भी भाव बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से एक जमाखोरी या कालाबाजारी, कालाबाजारी एक तरह से उसी प्रकार का काम है कि जैसे कि बीच में किसी ने एक तरह से कालाबाजारी करने के लिए, यानी कि ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए चीजों को रोक लिया हो। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, अप्रत्यक्ष कर यानी कोई वस्तु है, अगर कहीं पर बीच में सप्लाई हो रही है, बीच में बहुत जगहों पर टैक्सेस देने पड़ते हैं। किसान के यहां से कोई भी चीज निकली, रास्ते में कभी टोल टैक्स लग रहा है, तो वो जुड़ेंगे ना, उसकी लागत में तो जुड़ेंगे, अल्टीमेटली वो किसान क्या उपभोक्ता से वसूले जाएंगे, तो वहां पर वो वस्तु महंगी मिलेगी उसको। और भी कई कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ऋणों में वृद्धि। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ऋणों में वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो है वो आपकी सोवरेन रेटिंग जो है उसको कम करती हैं। कहने का मतलब आपकी मुद्रा की जो क्षमता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है। मुद्रा की वैल्यू कम होती है यानी कि उतने ही पैसे में पहले कोई चीज आ रही थी अब नहीं आती, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, फिर बाद में वही जो शुल्क अगर बढ़ जाते हैं बीच में तो उनसे होना ही हुआ है। और युद्ध और संघर्ष के दौरान आपूर्ति की जो है वो कम हो जाती है, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आ जाती है, इसकी वजह से भी चीजें महंगी हो जाती है। ये तो था इसका बेसिक, आप मुद्रास्फीति के बारे में क्या आपको जानना चाहिए। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आप जान लीजिए कि इसको मापते कैसे हैं। तो सबसे पहला तरीका है थोक मूल्य सूचकांक, WPI जिसको आप बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है वो यहां पर लिखा हुआ है। देखिए थोक मूल्यों में जो चेंजेस आते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु थोक में पिछली बार 100 रुपए की मिल रही थी और इस बार कितने रुपए की मिल रही है ये देखा जाता है, तो उसे थोक मूल्य सूचकांक के तहत देखा जाता है। ये जो डेटा है यानी ये आंकड़े हैं, ये कौन जारी करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय है वाणिज्य मंत्रालय के अधीन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। सवाल यूं पूछा जा सकता है कि थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आधार वर्ष पूछा जा सकता है, तो इसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। आधार वर्ष का मतलब कि वो वाला वर्ष जिसके तहत आप महंगाई की गणना करते हो, उसकी जिससे आप तुलना करते हो। अगर मैं आपको यह कहूं कि भाई साहब कोई चीज 100 रुपए में मिल रही है, तो बताइए महंगी है कि सस्ती है? हवा में ही बता दोगे, आप कह दोगे महंगी है। अरे भाई आपको कैसे पता? कोई भी वस्तु महंगी तब है कि जब वो उससे पहले सस्ती मिल रही थी, यानी पहले 90 में मिल रही थी, तब आप कह सकते हो कि ये वस्तु 100 रुपए में मिल रही है तो महंगी है। अगर कोई वस्तु पिछली बार 150 रुपए में मिल रही थी, अब अगर 100 रुपए में मिल रही है तो आप कह सकते हो कि ये वस्तु सस्ती है। लेकिन इसके अलावा आपको सीधा डायरेक्ट एक ही वैल्यू दी जाए कि ये वस्तु 100 रुपए में मिल रही है, अब बताइए ये महंगी है कि सस्ती है, तब आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो 2011-12 वर्ष के आधार पे इसके मूल्यों को देखा जाता है कि भाई कितना परिवर्तन आया। हर महीने 14 तारीख को जारी किया जाता है। तीसरा फैक्ट। चौथा फैक्ट कि WPI भारत में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति सूचकांक है। चौथा फैक्ट, सेवा क्षेत्र किसमें शामिल नहीं है, यानी सर्विसेज इसमें शामिल नहीं है। पांचवा फैक्ट, छठा फैक्ट, इसमें विनिर्मित वस्तुओं को सर्वाधिक भारांश दिया गया। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि WPI में सर्वाधिक भारांश कौन सी वस्तुओं को दिया गया है, तो वो है विनिर्मित वस्तुएं, यानी कि 64% वस्तुएं। टोटल वस्तुएं कितनी है? देखिए 697 वस्तुएं हैं, उसमें से 64% वस्तुएं विनिर्मित वस्तुएं हैं, 23% वस्तुएं प्राथमिक वस्तुएं हैं और ईंधन और बिजली से जुड़ी हुई वस्तुएं जो है वो 13% है। राजस्थान में जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष 1999-2000 है। यह भी बहुत सारी राजस्थान की परीक्षाओं में पूछा जाता है, कमीशन या फिर किसी भी आयोग का एक फेवरेट सवाल है राजस्थान में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन की पूछी तो नहीं जाएगी आपको, बस मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है कि 480 वस्तुओं जो है वो नई और शामिल करने की बात हो रही है। इस पे राजस्थान में ये बताई दिया। ठीक है, ये रिपीट हो गया वहां पर, चलिए छोड़िए। 4-5 फैक्ट थे, आपको WPI के बारे में पता चल गया है। अब चलिए बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है
उसमें खुदरा मूल्यों यानी कि रिटेल पर, आप जो बाहर अपनी दुकानों पर देखते हो ना कि वस्तु कौन सी कितने में मिल रही थी, आज कितने में मिल रही है, अगर ये वाली महंगाई देखी जाती है तो उसे सीपीआई के थ्रू देखा जाता है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये नया नाम है, इससे पहले एक दो संगठन हुआ करते थे, एक तो सीएसओ, एक एनएसएसओ। इन दोनों के मिलाकर जिस संगठन को बनाया गया उसका नाम दे दिया गया एनएसओ। 2014 में उर्जित पटेल कमेटी थी आरबीआई की, उसने कहा था कि भाई देखो, महंगाई का ठीक से अगर अंदाजा लगाना है, सही से मापना है, तो आप सीपीआई वाले आंकड़ों का इस्तेमाल करो, सीपीआई के मेथड से इसकी गणना करो, क्योंकि जो डब्ल्यूपीआई है उसमें सेवा क्षेत्रक शामिल नहीं है, तो इसमें सेवा क्षेत्रक शामिल है। पहली चीज यानी कि डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई जो है वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें उर्जित पटेल समिति ने सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना करने की बात की थी। मुद्रास्फीति में भी कौन सी वाली मुद्रास्फीति? कोर मुद्रास्फीति की बात की थी। कोर मुद्रास्फीति, ये कोर मुद्रास्फीति क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। जैसे स्वीकार कर लिया गया था, तो आजकल एमपीसी जो है ये किसका इस्तेमाल करती है? सीपीआई का। तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि सीपीआई द्वारा मुद्रास्फीति के कौन से वाले तरीकों का या फिर कौन सी वाली मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो आप उसका उत्तर इससे दे सकते हो। 2014 से पहले डब्ल्यूपीआई का प्रयोग करते थे, इसमें वस्तुएं व सेवाएं दोनों शामिल हैं। इसका आधार वर्ष क्या है? 2012 है, ठीक है। इसमें कई उपसमूह हैं, कहने का मतलब इसमें भी जैसे कई सारी कैटेगरीज हैं, उसमें 3 कैटेगरी हैं, विनिर्मित वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं तथा ईंधन व बिजली। इसमें कई सारी वस्तुएं, देखिए सबसे ज्यादा भोजन व पेय, सबसे ज्यादा कीमतों में परिवर्तन इन्हीं में आता है, यानी कि उतार चढ़ाव इन्हीं में ज्यादा होता है। महंगी होती है तो ये होती है, सस्ती होती है तो ये होती है। उसके बाद में एक कैटेगरी यानी कि मिसेलेनियस, जिसमें बहुत सारी वस्तुएं जिनकी कोई अलग से कैटेगरी, कोई पर्टिकुलर एक वस्तु नहीं है, उसका है। फिर बाद में जो रेजिडेंस से जुड़े, आवास, हाउसिंग से जुड़े जो भी आइटम्स हैं उसके हैं। ईंधन व बिजली, कपड़े व जूते, पान व तंबाकू व नशीले पदार्थ टाइप, ये वाली चीजें। सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। सीपीआई के भी और कई सारे सेगमेंट हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, जो औद्योगिक श्रमिक हैं, उनके लिए भी अलग से मुद्रास्फीति सूचकांक निकाला जाता है। वो श्रम ब्यूरो शिमला में है, लेबर ब्यूरो शिमला में है, ठीक है। इससे ये फैक्ट भी आपको पता चल गया, लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है ये। इसका आधार वर्ष अभी 2016 है, पहले 2001 था। राजस्थान में इसके लिए जो आंकड़े लिए जाते हैं उसके 3 केंद्र हैं सीपीआई आईडब्ल्यू के लिए। अब अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए कौन से वाले केंद्रों से आंकड़े जुटाए जाते हैं या फिर निम्न में से कौन से केंद्र से नहीं जुटाए जाते, तो देखिए जैसलमेर उन्होंने गलत लिख दिया यहां पे, अभी जयपुर है, दूसरा अलवर है, ठीक है, और बाद में तीसरा भीलवाड़ा है, ठीक है। सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर एक अलग से कैटेगरी है। सीपीआई रूरल लेबरर इसकी एक अलग कैटेगरी है। इनका जो आंकड़े हैं वो भी किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसी श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाते हैं। श्रम ब्यूरो है कहां पे? ये शिमला में है। जैसा कि मैं, इनका आधार वर्ष जो है वो 1986-87 है। फिर बाद में सीपीआई संयुक्त, सीपीआई संयुक्त जो अभी हम सीपीआई की बात कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल आरबीआई करती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, उसको सीपीआई संयुक्त भी बोला जाता है। इसके आंकड़े जो है वो एनएसओ द्वारा जारी किए जाते हैं, और इसके अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन जिनको मिला के कर दिया गया था, दोनों को मिला के एनएसओ बोला जाता है, और अलग से ये काम अंदर जो एक यूं शाखा मान लीजिए वो सीएसओ है, ठीक है। इसका आधार वर्ष 2012 है ही। यहां तक आपने चीजें बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। इसमें टोटल 908 वस्तुएं हैं, हर महीने 11 तारीख को जारी किया जाता है। उससे पहले जो डब्ल्यूपीआई की बात की थी वो कौन सी तारीख को किया जाता है? 14 तारीख को किया जाता है। वो वाला जो डब्ल्यूपीआई है वो कौन से मूल्यों को में परिवर्तन को दिखाता है? थोक स्तर पे मूल्यों के परिवर्तन को दिखाता है, और ये क्रेता के दृष्टिकोण से यानी कि रिटेल के ऊपर जो मूल्यों में परिवर्तन आता है उसको दिखाता है। फिर बाद में मुद्रास्फीति के प्रकार। अब इतनी देर जो लोग कहते हैं कि मांग जनित मुद्रास्फीति या फिर लागत जनित मुद्रास्फीति, ये मुद्रास्फीति के प्रकार होते हैं। देखो भाई साहब, कंफ्यूज मत होइए। मुद्रास्फीति के प्रकार 2 तरीके से देखे जा सकते हैं। पहला कि गणना विधि के आधार पर, अगर आप गणना करने के तरीकों से देखोगे तब मुद्रास्फीति के 2 टाइप होते हैं। एक तो कोर मुद्रास्फीति, एक हेडलाइन मुद्रास्फीति। हमने बात की कि देखिए डब्ल्यूपीआई में कितनी 697 वस्तुएं हैं, ठीक है। सीपीआई में कितनी है? 908 वस्तुएं हैं। 908, इधर 697। अगर मान लीजिए कि मैं 697 की 97 वस्तुओं का अगर गणना करूं तब उसे हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं 908 की 8 वस्तुओं की गणना करूं मुद्रास्फीति की, तब उसे हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाएगा। यानी कि जो जितने भी आइटम हैं
सबके मूल्यों में क्या परिवर्तन आ रहा है, सबके मूल्यों को अगर हम देख रहे हैं, सबके मूल्यों के बेसिस पे हम मुद्रास्फीति की गणना कर रहे हैं, तो उसे हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगर कुछ ऐसे आइटम जिनके मूल्यों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, जैसे भोजन या पेय, ईंधन इत्यादि जो आइटम्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, अगर मैं इनको साइड में कर देता हूं, इनकी गणना मैं नहीं करूं, बाकी बचे हुए की गणना करूं, तो उसे कोर मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्योंकि कोर मुद्रास्फीति के से तात्पर्य यह है, कई बार नहीं होता कि क्लास में मान लीजिए कि 5 बच्चे हैं, एक बच्चे के 100 नंबर आए, बाकी के 10-10 आए, लेकिन सबका एवरेज निकालोगे तो सबका बढ़ावा दिखेगा, सही पिक्चर को पेश नहीं करता है। इसलिए इन चीजों को हटा दिया जाता है जिनके मूल्यों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो उसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं, ताकि रियल पिक्चर पता लग सके। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने जब कहा था कि एमपीसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो कोर मुद्रास्फीति का प्रयोग करता है अपने जो भी पॉलिसी है उनको बनाने के लिए या फिर उनका निर्धारण करने के लिए, क्योंकि ये सही पिक्चर पेश करता है। इसमें कोर मुद्रास्फीति में आप ध्यान क्या रखेंगे, जो खाद्य, ईंधन, पेय इत्यादि पदार्थों को छोड़कर जब मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है तो उसे कोर बोलते हैं। कोर का कई बार कहने का मतलब कि बाकी वस्तुओं में अगर है तो उसकी रियल पिक्चर आ सके। फिर उसके बाद में एक है स्तर के आधार पर भी मुद्रास्फीति को देखा जाता है। एक तो क्रॉलिंग यानी कि रेंगती हुई, जब अगर 1 से लेकर 3% तक की मुद्रास्फीति हो। बाद में वॉकिंग यानी कि चलती हुई, यानी कि 4 से लेकर 10% तक की मुद्रास्फीति हो तो उसे बोला जाता है। एक रनिंग यानी कि दौड़ती हुई, इसको गैलोपिंग यानी कि छलांगे मारते हुए भी कहा जाता है। ये 10% से लगभग ऊपर की स्थिति होती है। फिर हाइपर इन्फ्लेशन, भाई साहब इतनी कि भाई ट्रक भर के पैसे लेके जाओ और 4 टमाटर लेके आओ, वो वाली स्थिति जिसको हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। ठीक है। अब बाद में आधार प्रभाव क्या है, देखिए आधार प्रभाव वो स्थिति होती है कि मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो आधार वर्ष है उसमें जो भी वैल्यू थी उसके बेसिस पे आज के टाइम में अगर आप मुद्रास्फीति की गणना कर रहे हो तब अगर कोई फर्क पड़ता है तो उसे आधार प्रभाव कहा जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु सस्ती थी, 100 रुपए की थी आधार वर्ष में, और वो उस टाइम महंगी थी बहुत, रियल वैल्यू उसकी 50 ही होनी चाहिए थी। आज वो वस्तु जो है वो 80 रुपए की है, तो इट मींस वो महंगी है, 50 रुपए की होनी चाहिए कायदे से। उस साल वो 100 की थी, इस साल वो 80 की है, लेकिन फिर भी आधार वर्ष की वजह से वो वस्तु 100 रुपए की तुलना में तो 80 रुपए की है ना आज, तो वो सस्ती दिखेगी। कायदे से सही रेट क्या थी, 50 रुपए थी। तो जो इस टाइप का फर्क आ जाता है मुद्रास्फीति की गणना में या फिर जो भी एरर आ जाता है उसे आधार प्रभाव कहा जाता है। इसकी वजह से कई बार मुद्रास्फीति जो है या तो घटी हुई या फिर बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। स्टैगफ्लेशन, ये वो स्थिति होती है जब मुद्रास्फीति की दर भी उच्च होती है, मुद्रास्फीति की दर भी उच्च होती है और साथ साथ जीडीपी की वृद्धि दर है वो कम हो रही होती है, यानी कि साथ ही साथ कमी होती रहती है और इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही होती है। तो स्टैगफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की उच्च दर प्लस जीडीपी की ग्रोथ रेट वो कम, इस स्थिति को स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। हाल फिलहाल में इस टाइप की स्थिति बन रही कि भारत जो है वो स्टैगफ्लेशन के दौर में चल रहा है। ठीक है, तो काफी खराब और भयानक स्थिति मानी जाती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। इस स्थिति में उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या होता है कि आरबीआई जो है वो जीडीपी को यानी बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करता है कि निवेशकों को कम ब्याज दरों पर पैसे देने की कोशिश करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है। मनी सप्लाई बढ़ गई तो वापस वो मुद्रास्फीति और बढ़ने का खतरा बना रहता है। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस है ना कि भाई टमाटर 4 और इधर 4 रुपए, अब आरबीआई पैसे देने की कोशिश करेगा ताकि लोग इन्वेस्ट करें और उत्पादन बढ़े, बिजनेस बढ़े। इसकी वजह से आरबीआई पैसे देने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाती है। मनी सप्लाई बढ़ने से जो बैलेंस बना हुआ था टमाटर और पैसों वाला, उधर पैसों वाले की तरफ मनी सप्लाई बढ़ गई, तो यानी कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, खरीदने की जो औकात है वो कम हो गई, तो वो फिर से मुद्रास्फीति को आगे और धक्का दे देती है। तो कुल मिला के एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स और एक तरह से बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली डिस्टर्बिंग सी सिचुएशन है। ठीक है, तो मोटी मोटी चीजें आज हमने इसके बारे में जो टर्म्स जो थी वो जान ली। अगले वीडियो में इतनी ही देर में मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या होते हैं, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, इनके बारे में भी हम जान लेंगे। यानी कहने का मतलब 30-40 मिनट में हम पूरा मुद्रास्फीति का जो चैप्टर है इससे जो भी सवाल आ सकते हैं उनको बहुत आसानी से हम कवर कर सकते हैं। इतनी देर आपने वीडियो देखा, इतने धैर्य के साथ आप बैठे रहे, तो उसके लिए धन्यवाद।